नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो है रीट पात्रता का जो है साइकोलॉजी जो लेवल 1 और लेवल 2 के लिए उपयोगी है उसका जो है कलाम का मेजर टेस्ट 1 देख रहे थे। आज हम अगले 20 क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो इन क्वेश्चंस में एक बात ध्यान रखना कि इन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई है और एक एग्जाम में 30 में से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हाई लेवल के आते हैं। 2022 वाली पात्रता को भी आप देख सकते हो पेपर पीछे के उठाकर, तो उनको जो अच्छे से टैकल कर पाए उसके लिए जो है ये क्लास बहुत उपयोगी रहने वाली है। ठीक है, तीसरी क्लास अपनी मेजर टेस्ट 1 की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये तथ्य है कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू जो है तैरना नहीं सीख सकता, इसका अर्थ क्या है? इसका जो निहितार्थ क्या है, मतलब इसमें जो निहित अर्थ है वो क्या है? ये तथ्य है कि मछली तो उड़ नहीं सकती और उल्लू तैर नहीं सकता, इसमें जो अर्थ है वो क्या है? इसमें जो निहित अर्थ है वो क्या है? उपयुक्त पुनर्बलन की कमी है, तो बिल्कुल गलत। क्यों? क्या आपको इनको पुनर्बलित करके क्या उड़ना सिखा दोगे मछली को? आप मछली को मोटिवेट करोगे बार 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 बार, तो क्या उड़ना सीख जाएगी? तो बिल्कुल नहीं सीखेगी। ठीक है, तो उपयुक्त पुनर्बलन की कमी बिल्कुल नहीं है इसमें। फिर है उनके अनुभव की कमी, तो क्या अनुभव आ जाएगा मछली में तो वो उड़ पाएगी? बिल्कुल नहीं उड़ पाएगी। फिर है इन जीवों की सुस्ती, तो क्या सुस्ती, क्या चालाक होने पर भी क्या मछली कभी उड़ सकती है? बिल्कुल नहीं उड़ सकती है। तो इसका कारण क्या है कि अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव होता है। ध्यान रखना, अधिगम पर किसका प्रभाव होता है? जैविक सीमाओं का। मछली का जो है तैरना जो है सीमा है उसकी, मछली का जो तैरना उसकी सीमा है, इससे बाहर नहीं जा सकती, वो उड़ नहीं सकती। ठीक है, पर जो है मछली उड़ नहीं सकती क्योंकि इन पर जो है जैविक सीमाओं का प्रभाव होता है। अधिगम पर क्या होता है? जैविक जो सीमाएं हैं उनका प्रभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहा है मॉडलिंग पर आधारित सिद्धांत कौन सा है? किस पर? मॉडलिंग पर। और इसको अगर हिंदी में पूरे रूप से लिखेंगे तो होगा प्रतिमान पर आधारित जो है सिद्धांत कौन सा है? किस पर आधारित है? प्रतिमान पर। मॉडलिंग या प्रतिमान पर जो आधारित सिद्धांत है वो है आपका सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत या सामाजिक अधिगम सिद्धांत। कौन सा? सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, या इसको सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, ये किसने दिया? तो ये दिया आपका बांडूरा ने। किसने दिया? बांडूरा ने। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। बात शास्त्रीय अनुबंधन की करें तो शास्त्रीय अनुबंधन दिया पावलाव ने। ठीक है, क्रिया प्रसूत की बात करें तो ये दिया आपका स्किनर ने। ठीक है, अब तक तो आपको याद हो चुका होगा स्किनर। और क्रिया प्रसूत सिद्धांत है पुनर्बलन पर आधारित। किस पर? पुनर्बलन पर आधारित सिद्धांत। कौन सा है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया आपका थार्नडाइक ने। किसने? थार्नडाइक ने। तो उत्तर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 मॉडलिंग, या जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिमान। ये जो है आपका सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 43वां क्वेश्चन। फिर आपका क्वेश्चन आता है आपका कि वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास क्षेत्र किससे संदर्भित करता है? तो देखो ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। वाइगोत्स्की होता है, वाइगोत्स्की जो है इन्होंने सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक विकास का कौन सा? सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये बात हो रही है जो है समीपस्थ विकास क्षेत्र, इंग्लिश में कहते हैं इसको ZPD तत्व है। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन जो है हिंदी में भी ऐसा लिखा जाता है कि ZPD तत्व किसने दिया? तो वाइगोत्स्की ने। ठीक है, जो है ZPD मतलब जोन प्रोक्सीमेंटल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र हिंदी में कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लो एक बच्चा जो है यहां तक सीख सकता है, यहां तक क्या कर सकता है? बच्चा सीख सकता है, बच्चा जो है सीख सकता है अपने आप। ठीक है, और एक जो ये यहां पर तक जो है किसी की मदद से सीख सकता है। यहां तक किससे सीख सकता है? किसी की मदद से सीख सकता है, किसी की मदद से सीख सकता है, मदद से सीख सकता है। तो इन जो दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है ZBT, जो है ZPD, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। मतलब वह क्षेत्र जहां तक जो है एक बालक जो है किसी दूसरे की मदद से पहुंच सके, जहां तक अपने हिसाब से पहुंच सके वो अलग होता है, और जहां तक दूसरे की जो है मदद के हिसाब से कोई बालक सीख सके तो वो होता है ZPD क्षेत्र या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब ऑप्शन देखते हैं। बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है? तो ये इसमें नहीं आता। बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या नहीं कर सकता? ये भी नहीं आता, क्योंकि मैंने क्या बताया कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र वो होता है जब बच्चा किसी की मदद से वहां तक पहुंच सके या सीख सके। तो बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या कर सकता है? तो ये बिल्कुल समीपस्थ विकास जो है क्षेत्र कहलाता है, जिसको इंग्लिश में ZPD कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में भी क्या नहीं कर सकता? तो क्या नहीं का तो है नहीं, क्या कर सकता है वो है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, और अपन जो है 26 या 25 दिसंबर से जो है क्या करेंगे, लाइव 8 बजे टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वापस बता देता हूं, लाइव कब से? जो है 25 या 26 दिसंबर से हर रात 8 बजे, हर रात
8 बजे आपके पास जो है क्या होगा, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए जो है टेस्ट आयोजित किया जाएगा। मतलब लाइव हम क्वेश्चंस करेंगे, 30 क्वेश्चन डेली करेंगे और आपको जो है अपना स्कोर बताना है और अच्छे से जो है प्रैक्टिस करनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44वां क्वेश्चन बोल रहा है, बुद्धि एवं विकास में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? बुद्धि व विकास में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? सबसे पहला शरीर के आकार में परिवर्तन, तो ये होता है वर्दी में। किस में होता है? वर्दी में। और वर्दी जो होती है वो क्या होती है? विकास का भाग होती है, विकास का भाग होती है, ध्यान रखना। तो ये विकास में भी शामिल है। शरीर के आकार में परिवर्तन जो है वर्दी के साथ साथ विकास में भी शामिल है, क्योंकि शरीर के आकार में परिवर्तन मतलब वर्दी हो रही है, वर्दी हो रही है मतलब आपका जो है विकास का भाग है वर्दी, तो विकास में होता है, ठीक है। फिर शरीर के अनुपात में परिवर्तन, तो ये भी सेम कंडीशन है। फिर पुराने लक्षणों का विलोपन, तो ये आपका क्या है? विकास। जैसे पुराने लक्षणों का विलोपन मतलब जैसे अपने दूध के दांत गिर जाते हैं ना, तो वो क्या होता है? पुराने लक्षणों का विलोपन हो रहा है। फिर नवीन विशेषताओं का अधिग्रहण, जैसे दूध के दांत गिरने के बाद जो अपने दूसरे रियल दांत आते हैं वो क्या होते हैं? नई विशेषताओं का अधिग्रहण होते हैं। तो चारों के चारों इसमें शामिल है विकास और बुद्धि में। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ABCD चारों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका, फिर क्वेश्चन आपका कि पावलाव का जो शास्त्रीय अनुबंधन अधिगम सिद्धांत है उसके अनुसार स्वाभाविक व अनुबंधित, स्वाभाविक को कहते हैं अनअनुबंधित भी कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुबंधित भी कहते हैं, अनुबंधित भी उद्दीपक कहते हैं। तो स्वाभाविक व अनुबंधित उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण का कौन सा कालिक क्रम सीखने का सर्वाधिक प्रभावित करेगा? मतलब जो पावलाव का शास्त्रीय अनुबंधन है उसके अनुसार जो स्वाभाविक और अनुबंधित उद्दीपक है उनका प्रस्तुतिकरण का कौन सा तरीका जो है सर्वाधिक जो है प्रभावित करेगा? तो देखो समकालिक क्या होता है? समकालिक में जो आपका स्वाभाविक उद्दीपक प्लस जो है अनुबंधित उद्दीपक, जैसे हम बात करें कुत्ते वाले एग्जाम्पल में तो स्वाभाविक हो गया भोजन और जो आपकी अनुबंधित हो गई घंटी, इनको क्या किया जाता है? साथ प्रस्तुत किया जाता है, साथ घंटी भी बजा रहे हैं, साथ में खाना भी खा रहा है, तो इससे जो इतना जो है क्या होगा? इतना जो है अनुबंधन नहीं बनेगा। फिर आता है आपका पश्चगामी में क्या होता है? पश्चगामी में आपका जो है स्वाभाविक जो होता है ना, स्वाभाविक वो पहले दिया जाता है, स्वाभाविक पहले दिया जाता है और अनुबंधित बाद में दिया जाता है, अनुबंधित बाद में दिया जाता है। तो कैसे भी जो है ना कोई क्रिया जो है अच्छे से अनुबंधन होगा। अगर आप पहले भोजन दे रहे हो बाद में घंटी बजा रहे हो तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो फिर आता है आपका विलंबित में क्या होता है? पहले अनुबंधित दिया जाता है, पहले क्या दिया जाता है? अनुबंधित क्या दिया जाता है? पहले दिया जाता है, ठीक है। और बाद में कौन सा दिया जाता है? स्वाभाविक। बाद में कौन सा दिया जाता है? स्वाभाविक बाद में दिया जाता है। मतलब पहले घंटी बजाई जाती है, बाद में भोजन दिया जाता है। तो धीरे धीरे ऐसे करते ही जो कुत्ता होता है उसको घंटी की आवाज सुन के पता चलने लग जाता है कि अब क्या मिलेगा? भोजन। तो वो क्या हो जाता है? उसके लार पड़ने लग जाती है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 विलंबित, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा विलंबित। फिर है क्वेश्चन नंबर 46वां क्वेश्चन बोल रहा है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में अमूर्त चिंतन तथा सामान्यीकरण की क्षमता विकसित होती है? तो सबसे बात करें संवेदी गामक की, ये होती है 0 से 2 वर्ष, ठीक है। इसमें क्या होता है? वस्तु स्थायित्व का प्रारंभ हो जाता है। किसका? वस्तु स्थायित्व का, ठीक है। फिर आती है पूर्व संक्रियात्मक जो 2 से लेकर 7 वर्ष तक चलती है, ठीक है। फिर आती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक, इसको कहते हैं ठोस संक्रियात्मक भी कहते हैं, और ये जो होती है 7 से लेकर 11 वर्ष तक होती है। और इसमें मूर्त चीजों के प्रति जो है विचार या फिर जो है सामान्यीकरण क्षमता विकसित हो जाती है। फिर जो लास्ट आती है वो 7 से 11 वर्ष की आयु 11 प्लस जो है 11 प्लस वर्ष के लिए होती है। और इसमें क्या होता है? जिसको कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हो आप। तो इसमें अमूर्त जो चिंतन है वो प्रारंभ हो जाता है। तो जो अमूर्त चिंतन है वो लास्ट जो स्टेज है, चौथी जो अवस्था है जिसको कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष के बाद में आती है, उसमें जो है क्या हो जाता है? आपका अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। फिर है क्वेश्चन नंबर 47वां क्वेश्चन बोल रहा है, शेषावस्था का विकासात्मक कार्य क्या नहीं है? मतलब शेषावस्था में कौन सा कार्य नहीं होता? विकास मतलब कौन सा विकास नहीं होता? सबसे पहले ठोस भोजन लेना, बिल्कुल सही है। शेषावस्था में ठोस भोजन लेना शुरू कर देते हैं। फिर चलना फिरना भी सीख लेते हैं, बिल्कुल सही गलत का अंतर भी पता चल जाता है, बिल्कुल। लेकिन पुरुषोचित और स्त्रियोचित भूमिका उसको समझना जो है बालक के बाल्य अवस्था में प्रारंभ करता है। किसमें? बाल्य अवस्था में। तो ध्यान रखना, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शेषावस्था की जो है विकासात्मक कार्य कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन 2 नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पुरुषोचित और स्त्रियोचित भूमिका है उसको बालक जो है बाल्यावस्था में समझना प्रारंभ करता है, ना कि शेषावस्था में। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहा है कि व्यक्ति वंशक्रम व वातावरण का योगफल नहीं अपितु गुणनफल है।
ये कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? तो इन्होंने क्या बताया कि जो आपका जो व्यक्ति है या व्यक्ति का जो विकास है, क्या है व्यक्ति का विकास, वो क्या है, वो आपका वंशक्रम और वातावरण का गुणा है, वातावरण का गुणा है। तो ये बात कही थी वुडवर्थ व मार्क्विस ने। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो उत्तर हो जाएगा आपका जो है वुडवर्थ व मार्क्विस ने क्या कहा कि व्यक्ति जो है या व्यक्ति का जो विकास है वो वंशक्रम और वातावरण का योगफल नहीं अपितु क्या है, गुणनफल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49वां क्वेश्चन बोल रहा है मेंडल का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो देखो मेंडल के जो 3 सिद्धांत है, जिसमें पहला है प्रभाविता का नियम, बिल्कुल। दूसरा है आपका स्वतंत्र अपयूहन का नियम, बिल्कुल। ये किसके नियम है? अनुवांशिकता के। किसके? अनुवांशिकता के नियम है ये। ठीक है, अनुवांशिकता के नियम। तो प्रभाविता का नियम बिल्कुल मेंडल का है, स्वतंत्र अपयूहन का भी बिल्कुल मेंडल का है, प्रत्यागमन का नहीं है। तो ये किसका है? ये आपका फ्रांसिस गाल्टन का। देखो नाम से ऐसा लगता है कि प्रत्यागमन भी मेंडल का है, लेकिन ध्यान रखना ये आपका है फ्रांसिस गाल्टन का। किसका? फ्रांसिस गाल्टन का सिद्धांत है। कौन सा? प्रत्यागमन का सिद्धांत। और पृथक्करण का भी किसका है? मेंडल का। तुम नहीं पूछा था तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन बोल रहा है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए? तो देखो प्रतिभाशाली जो बालक है उनके लिए कौन सी जो है व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए? तो प्रतिभाशाली बालक है मतलब पढ़ने में अच्छे हैं, तो स्वतंत्र प्रोजेक्ट कार्य के अवसर देने चाहिए, बिल्कुल उनको प्रोजेक्ट कार्य देने चाहिए ताकि और अच्छा कर सके वो। त्वरण यानी कि जो है पढ़ाने में अधिगम में गति देनी चाहिए, बार बार जो है उसको बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल। फिर उपचारात्मक शिक्षण तो ये नहीं देना चाहिए, तो यही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। क्यों? क्योंकि बोला था कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी को जो है किस प्रकार की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण की। क्यों? क्योंकि जो पिछड़े बालकों के लिए होती है। किसके लिए होती है? पिछड़े बालकों के लिए। और पिछड़े बालकों की जो अधिगम समस्याएं क्या है? समस्याएं, उनका जो उपचार किया जाता है किसमें? उपचारात्मक शिक्षण में। संवर्धन कार्यक्रम मतलब वो ये कि जो है अधिगम को बढ़ाने वाले कार्यक्रम का जो है आयोजन करना चाहिए, तो बिल्कुल। तो क्या नहीं करना चाहिए? तीसरा, क्योंकि उपचारात्मक जो है वो किसके लिए किया जाता है? पिछड़े बालकों के लिए किया जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 51 कि यदि कोई विद्यालय अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व स्थापित, मतलब 2009 जो आरटी अधिनियम है, 2009 आरटी अधिनियम है, उसके प्रारंभ होने से पहले अगर कोई विद्यालय धारा 19 में विनिर्दिष्ट मान और मानक पूरे नहीं करवाता तो उसे कितने समय दिया जाएगा? जो धारा 19 है ना, उसमें जो है विद्यालय के लिए कुछ मानक और मान दिए हुए हैं कि ये मानक पूरे करने चाहिए, जिसमें जो है भवन से संबंधित भी है, जिसमें आपके जो है पानी की सुविधा से संबंधित भी नहीं है, जो संबंधित भी है। तो ये सारे मानक और जो है मान जो है वो किसके अंतर्गत है? आरटी 2009 की धारा 19 के अंतर्गत। लेकिन कोई विद्यालय अगर उससे पहले स्थापित है तो उसको अधिनियम प्रारंभ से कितनी टाइम तक जो है ये सारे मान और मानक पूरे करवाने का टाइम दिया गया? तो उत्तर ध्यान रखना 3 वर्ष। मतलब 2009 से पहले अगर कोई स्थापित था ना, उनको बोला कि आप 2012 तक जो है अपने मान व मानक धारा 19 के तहत जो भवन कैसे होने चाहिए, सुविधाएं कैसे होने चाहिए, वो सारे जो है क्लियर कर लो। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 52वां क्वेश्चन एक कथन है, आपको बताना है किसने दिया। तो कथनों को 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट याद रख लेना, अपने आंखों के आगे से निकाल लेते हैं। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करने की प्रक्रिया है। दोबारा देखो, मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। ये परिभाषा किसने दी? तो ये जो आपकी परिभाषा है वो किसने दी? तो ये दी माइकेलिस ने। वापस देखो, मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है, ये परिभाषा दी आपकी माइकेलिस ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53वां क्वेश्चन बोल रहा है आपके, अगला क्वेश्चन नंबर 53, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जिसको आरटी 2009 कहते हैं में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 यानी कि प्राइमरी जो है उसमें जो है कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है, किससे अधिक है? 200 से अधिक है, तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात क्या होगा? इसको थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं। कक्षा 1 से 5 की बात करें पहले, तो इसमें क्या होगा? हर 30 जो मतलब विद्यार्थी हैं उन पर कितने शिक्षक होंगे? 1। ठीक है, 30 पर कितने होंगे? 1। तो ऐसे करते करते हम अगर जाएंगे तो जो कहां पर पहुंच जाएंगे अपन? जो है 150 पर। और 150 पर आपका क्या होगा? 150 पर जो आपके कितने होंगे? 150 पर होंगे 5। ठीक है, कितने होंगे? 5। और 200 जो विद्यार्थी है, कितने? 200 विद्यार्थी, उनसे अगर ज्यादा हो जाते हैं और 150 पर जो है 4 तो आपके क्या होंगे? शिक्षक होंगे। ठीक है, 4 तो होंगे शिक्षक और 1 होगा जो है आपका प्रधान टीचर, प्रधान अध्यापक भी कह सकते हो उसको। क्या कह सकते हो? हेड टीचर, प्रधान अध्यापक भी होगा। 150 प्लस पर, किस पर? 150 प्लस होते ही क्या होगा? 4 टीचर प्लस जो है प्रधान अध्यापक भी
होगा। अगर 200 से ज्यादा बच्चे होते हैं, सबसे पहले 150 से 200 तक जो है ना आपके कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है। 150 प्लस पर जो है एक जो है प्रधानाध्यापक भी इसमें सम्मिलित हो जाता है। तो जो आपके जो 200 प्लस स्टूडेंट होंगे उसमें अगर जितने भी 200 के बाद में 40 स्टूडेंट बढ़ेंगे उन पर एक टीचर होगा, ठीक है। जैसे 240 पर एक हो जाएगा, 280 पर एक और हो जाएगा, मतलब हर 40 टीचर जो 40 स्टूडेंट है उन पर एक टीचर होगा 200 के बाद। और 200 से पहले हर जो है 30 टीचर जो हर 30 शिक्षक जो सॉरी हर 30 विद्यार्थी पर एक टीचर होगा। और 200 के बाद हर 40 विद्यार्थी पर एक टीचर होगा। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 40, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54वां क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले नवीन ज्ञान की खोज, बिल्कुल। शैक्षिक परिस्थितियों में जो है व्यवहार विज्ञान का विकास करना, बिल्कुल। विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, बिल्कुल। तो उपयुक्त सभी इसमें से सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से सभी जो है इसके उद्देश्य हैं। सबसे पहला नवीन ज्ञान की खोज करना, बिल्कुल। शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, बिल्कुल। फिर विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, तो ये भी इसका ही जो है उदाहरण है, ठीक है, मतलब इसका ही उद्देश्य है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55वां क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान को मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि। तो देखो मौलिक अनुसंधान क्या होता है, नए तथ्यों व सिद्धांतों का जो है प्रतिपादन करने के लिए होता है। किसके लिए, नए तथ्यों व सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए। कौन सा होता है, क्रियात्मक अनुसंधान, जो मौलिक अनुसंधान। और क्रियात्मक अनुसंधान होता है आपका स्कूल शिक्षा से संबंधित, किससे, स्कूल से संबंधित, जो है जो शैक्षिक और जो है सहशैक्षिक गतिविधियों से संबंधित होता है। तो सबसे पहला क्रियात्मक अनुसंधान को मौलिक अनुसंधान से भिन्न क्या बनाता है। तो सबसे पहला जो है आपका वो कि अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों और प्रशासकों द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, यही अलग बनाती है। जो मौलिक अनुसंधान है ये वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा, ठीक है। लेकिन जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों, प्रशासकों द्वारा किया जाता है। तो यही जो है क्रियात्मक अनुसंधान को मौलिक अनुसंधान से अलग बनाती है। फिर शोधकर्ता द्वारा किया जाता है जिसका विद्यालय से कोई संबंध नहीं होता। तो ये होता है आपका मौलिक अनुसंधान का कारक, ठीक है। किसका होता है, मौलिक अनुसंधान का। तो क्रियात्मक अनुसंधान अध्यापकों द्वारा किया जाता है और मौलिक अनुसंधान शोधकर्ताओं द्वारा। ये परमापीकृत उपकरणों पर आधारित है। तो ये भी किसका, मौलिक जो है अनुसंधान का जो है क्या है, विशेषता है। फिर ये न्यायादर्श पर आधारित है। तो ये भी किसके, मौलिक अनुसंधान की जो है विशेषता है। तो क्या हो गया, क्रियात्मक अनुसंधान को अलग कौन बनाता है, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों और प्रशासकों द्वारा किया जाता है, जबकि मौलिक अनुसंधान आपका शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56वां क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, जिसको कहते हैं एनसीएफ 2005, इसमें गुणवत्ता आयाम शीर्षक है, उसके अंतर्गत किसको अधिक महत्व दिया जाता है। एनसीएफ 2005 में जो गुणवत्ता आयाम है उस शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया जाता है। किसको, क्या भौतिक संसाधनों को, बिल्कुल नहीं। क्या शिक्षित और अभिप्रेरित अध्यापकों को, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। बात हो रही है अधिक महत्व की। तो बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, तो बिल्कुल नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, क्या बचा आपके, ऑप्शन नंबर 4, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। इंपोर्टेंट बनता है, ध्यान रखना कि एनसीएफ 2005 है उसमें गुणवत्ता आयाम का मतलब है कि बालकों के लिए जो है संरचित अनुभव होने चाहिए और पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57वां क्वेश्चन बोल रहा है आपके, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मूल्यांकन की गुणात्मक तकनीक कौन सी नहीं है। गुणात्मक तकनीक का मतलब होगा जो गुणों पर आधारित हो, जो गुणों का क्या करे, मूल्यांकन, गुणों का मूल्यांकन करे, ना कि नंबर दे, ठीक है, ना कि मात्रात्मक हो, फिर क्या हो, गुणों का मूल्यांकन करे। साक्षात्कार, क्या इंटरव्यू में हम गुणों का जो है मापन करते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये क्या गुणात्मक तकनीक है। प्रश्नावली में भी हम क्या करते हैं, गुणों का आंकलन करते हैं, उससे एक प्रकार से साक्षात्कार जैसी ही होती है ये, ठीक है। फिर आता है वस्तुनिष्ठ परीक्षा, जो हम एमसीक्यू परीक्षा देते हैं, क्या उससे गुणात्मक जो मूल्यांकन होता है, बिल्कुल नहीं। उससे तो अपन को नंबर मिलते हैं, तो मतलब क्या होता है, मात्रात्मक मूल्यांकन होता है। क्या होता है, मात्रात्मक मूल्यांकन। तो ये इसका सही उत्तर हो गया, क्योंकि अपने को पूछा कि गुणात्मक तकनीक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो है गुणात्मक तकनीक नहीं है। अवलोकन, किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूर से देखकर कुछ के व्यवहार के बारे में बता रहे हैं, तो वो भी क्या हो गया, गुणों का जो है मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 58 कि सीसी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है, इसके अंतर्गत व्यापकता का आशय क्या नहीं है। जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसी है उसमें व्यापकता का अर्थ है आपको तरीकों की व्यापकता, ठीक है, क्या तरीकों की व्यापकता, ठीक है। दूसरी अवसरों की व्यापकता, किसकी, अवसरों की व्यापकता, ठीक है। फिर है विषयों की व्यापकता, ठीक है।
ये व्यापकता याद रखना है आपको। फिर आपकी जो है वो आएगी तरीकों की तरीकों की तो आगे आपको उपकरणों की व्यापकता। किसकी? उपकरणों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता, ठीक है। फिर आती है आपके दायरे की व्यापकता। किसकी? दायरे की व्यापकता। ये सारी जो क्या होती है, जो आपका सीसी होता है जिसको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं, उसके अंतर्गत व्यापकता का से क्या नहीं है। तो देखो तरीकों की व्यापकता बिल्कुल है, अवसरों की व्यापकता बिल्कुल है, विषयों की व्यापकता बिल्कुल है, उपकरणों की और दायरे की भी है, लेकिन प्रश्नों की व्यापकता जो है इससे संबंधित नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इंपोर्टेंट बनता है, 2-3 बार आ चुका रीट में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59वां क्वेश्चन बोल रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो फ्रेमवर्क या जो रूपरेखा है 2005, उसके अनुसार एक शिक्षक को क्या होना चाहिए? सुविधादाता। इंग्लिश में अगर बात करें तो एक शिक्षक को जो है क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए फैसिलिटेटर। ठीक है, क्या होना चाहिए? फैसिलिटेटर। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक को क्या होना चाहिए? सुविधादाता होना चाहिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 60 और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है। आकलन की सीमा का मतलब है आकलन की जो है हानियां नहीं है, या फिर हानि जो है इसका जो है हानि मतलब जो बुरा पक्ष नहीं है। तो समय की कमी, तो ये तो है इसका बुरा पक्ष नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, सॉरी, इसमें पूछा है कि आकलन की जो है सीमा नहीं है। तो देखो समय की कमी ये क्या है? इसकी सीमा है, बिल्कुल। प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व है, तो प्रतिस्पर्धा को भी महत्व मिलता है, बिल्कुल मिलता है। जो है आकलन से प्रतिस्पर्धा को क्या मिलता है? महत्व मिलता है। फिर संकल्पनात्मक त्रुटि, तो ये भी जो है इसकी सीमा है। तो भय व तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति, बिल्कुल नहीं, मुक्ति नहीं मिलती। जो आकलन से क्या होता है? भय और तनावपूर्ण परिवेश बनता है, ये इसकी हानियां है। ठीक है, व्यक्ति भय में रहता है कि मेरा आकलन होने वाला। परीक्षा को देख लो, परीक्षा से क्या आप तनावपूर्ण और भय से मुक्त होते हो? बिल्कुल नहीं। तो क्या होते हो आप? उससे जो है प्रभावित होते हो। तो ये जो है इसकी सीमा नहीं है। बाकी जो है समय की कमी, प्रतिस्पर्धा को महत्व, ये सारी इसकी सीमाएं हैं। तो ये आज के जो है 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। धन्यवाद, बन रहे जीवा स्टडी के साथ।